नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे तीन बड़ी खबरों की। पहली, छठे फेज की वोटिंग के बीच सीएम योगी के बड़े बयान की। दूसरी खबर में बात करेंगे राकेश टिकैत के चुनाव के बीच भड़काऊ बयान की। और आखिरी में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वाराणसी में विरोध की। तो आज यूपी के दंगल में इन्हीं तीन खबरों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो पहली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का चुनावी सफर अब अपने उत्तरकाल में आ गया है। आज छठे चरण की वोटिंग है। आज की सियासी जंग में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की किस्मत का फैसला भी होना है। सुबह 7 बजे ही बूथ पर पहुंचे मुख्यमंत्री अपने बूथ के पहले वोटर बने। मतदान करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि छठे चरण के चुनाव में जीत का जोरदार छक्का लगाकर हम 300 के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर है। 7वें चरण में 2017 की तुलना में उससे बड़ी जीत का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। डॉक्टर साहब, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं सीएम योगी। देखिए, ये अपने आप में बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ उनको थर्ड फेज के बाद से ही इस बात की भनक लग चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। वैसे हर नेता ये बयान करता है, ये दावे करता है चुनाव के बीच कि हम जीत रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये जो 6th और 7th फेज है, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को सबसे कम सीटें इसी इलाके से आई थी। वो जो बाकी के इलाकों में जो इनका स्ट्राइक रेट था वो काफ़ी ज़्यादा था, जबकि जो 6th और 7th फेज में जिन इलाकों में जो पूर्वांचल के क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे 50-55% के आसपास स्ट्राइक रेट था। मतलब आधी सीटें वो लूज़ किए, आधी के लगभग सीटें जो है वो दूसरी पार्टियों के पास चली गई। उस वक्त कुछ समीकरण अलग थे, इस वक्त समीकरण और भी अलग हैं। राजभर साहब नहीं है साथ में, लेकिन एक एक्स फैक्टर जिसको कह सकते हैं इस चुनाव में जो लोगों के समझ में नहीं आ रहा वो ये है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो लड़ रही थी, मोदी का जादू तो चल रहा था, लेकिन ये कोई नहीं जान रहा था कि सरकार अगर आएगी तो क्या काम करेगी, नहीं करेगी। और दूसरी बात ये कि उससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, प्रधानमंत्री की योजनाएं तो बाकी देश में लागू हो रही थी, लेकिन यूपी में अखिलेश यादव अपने हिसाब से सरकार चला रहे थे, तो फायदा कम हो रहा था। इस बार जो फर्क है पिछले चुनाव और इस चुनाव में, प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का सही जो कह सकते हैं कि उस पर अमल करना, ये योगी आदित्यनाथ ने प्रायोरिटी बना रखी थी, नंबर 1। इसलिए केंद्रीय योजनाओं में ज़रा सा भी कोई कोताही कहीं पे भी नहीं दिखी। और सबसे बड़ी बात, इतनी सारी योजनाएं, इतना सारा पैसा यूपी के अंदर इन्वेस्ट भी हुआ, लोगों तक पहुंचाया भी गया, अनाज भी दिया गया, तरह तरह तरीके से गरीबों की मदद भी पहुंचाई गई। इन सब चीज़ों में भ्रष्टाचार नाम का कोई चीज़ नज़र नहीं आया। ये सबसे बड़ी बात है 1। नंबर 2, जो योजनाएं थी वो महिलाओं को ज़्यादा रिलीफ देने वाली थी, तो इसलिए जो गरीब तबका है, गरीब में भी महिलाएं, सुरक्षा और ये जो सोशल सिक्योरिटी जिसको कह सकते हैं, जिसके तहत चाहे पैसे देना हो, चाहे फिर अलग अलग जो योजनाओं से जो बेनिफिट पहुंचाना हो, वो एक अलग समर्थकों का वर्ग वो भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट किया है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कई सारे राजनीतिक पंडित दिल्ली में बैठ के अजीबोगरीब भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं कि योगी फंस गए, बीजेपी की हालत ख़राब है। अफवाह उड़ाने का जिनका काम शुरू से रहा है, जिनकी जो कह सकते हैं कि ये लोग तो ऐसे लोग हैं जो 2014 से ही ज़्यादातर चुनावों में इनकी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल
उलट हुई हैं। ये वही लोग अफवाह वाले गैंग हैं। गूगल कीजिएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, ये बड़े बड़े पत्रकार जो आजकल कैंपेन कर रहे हैं अखिलेश यादव की, 2014 में यही लोग वो हैं जो जिन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी कितनी भी ले आई सीट 180 से ज़्यादा नहीं ला सकती। अटल बिहारी वाजपेयी के समय 182 आया था, मोदी कहाँ से उसको क्रॉस कर सकेंगे। बीजेपी अपने बदौलत बहुमत लेकर के आ गई 2014 में। इन लोगों की उसी वक्त जो उस समय से ये लोग मोदी के खिलाफ इन लोगों ने अभियान शुरू किया, वो लगातार जारी है। 2019 में भी सारे सर्वे, सारे लोग, सारे पॉलिटिकल पंडित घूम घूम करके ये कह रहे थे कि भाई पिछले बार से तो सीटें कम होगी। और पिछली बार जब यूपी का चुनाव हो रहा था तो कोई ये नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे सरकार बना पाएगी, लेकिन क्लीन स्वीप हुआ। वही हश्र जो पिछले बार जिस तरह के चुनाव के रिजल्ट आए थे, इस बार वैसे ही चुनाव के रिजल्ट आएंगे। तमाम नाराज़गी, तमाम किसान आंदोलन, तमाम बुर्का, तमाम नकाब, तमाम ट्रिपल तलाक, जितनी भी चीज़ें जो जिससे करना है वो कर ले, लेकिन मेरे हिसाब से रिजल्ट्स पिछले बार की तरह ही होंगे, ये मुझे लग रहा है। जी डॉक्टर साहब, किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश चुनाव में छठे चरण की वोटिंग के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चुनाव के बाद काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई है। टिकैत ने किसानों और यूपी के लोगों से अपील की है कि काउंटिंग से एक दिन पहले ही ट्रैक्टर लेकर केंद्रों के पास पहुंचे और कैंप लगा दे। टिकैत ने बुधवार को दावा किया कि इन केंद्रों पर गड़बड़ी हो सकती है। डॉक्टर साहब, फिर से भड़काने का काम शुरू हो गया। देखिए, ये भड़काने का काम नहीं है। जो पहले मैंने कहा कि रिजल्ट वैसे ही आने वाले हैं जो पिछली बार की तरह, और मेरे इस प्रेडिक्शन को राकेश टिकैत का बयान प्रूव कर रहा है। ये भी रोना शुरू करेंगे, काउंटिंग में गड़बड़ हो सकती है, भाई ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, फिर अधिकारी ने जो है वो उन्होंने गड़बड़ियाँ की, इलेक्शन कमीशन ने गलत तरीके से चुनाव करवाया। ये बहानेबाजियाँ हैं। पिछली बार भी जब ये लोग हारे थे तो भाई ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है। अब ईवीएम को लेकर के इन लोगों ने इतने साल तक कैंपेन चलाया, लोगों ने इनको जोकर समझ लिया, इस वजह से अभी ईवीएम के ऊपर नहीं कर रहे हैं। अब ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी हो सकती है, मतलब ये ट्रैक्टर लेकर के पहुंच जाओ जहाँ पे ये बैलेट बॉक्स वगैरह जो है, ईवीएम मशीन्स वगैरह जो है वहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, किसे बता रहे हो आप? भाई आप जिस हिसाब से ये ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं, ये लोग पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक हैं। इन लोगों की वजह से हिंदुस्तान में अननेसेसरी की चीज़ों के ऊपर बवाल मचता है। किसान आंदोलन इन लोगों ने किया, तिरंगे का अपमान किया, दंगा भड़का दिया, सारे कुकर्म इन लोगों ने किए। ये पाकिस्तानियों के दलाल बनकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बदनाम करने की जो साजिश में ये लोग शामिल हो जाते हैं। भाई कोई पहली बार चुनाव हो रहा है, पहली बार चुनाव हो रहा है, ट्रैक्टर लेकर के ये राकेश टिकैत तो अपने भी चुनाव में गया था। जमानत जब्त हुई 2-2 बार, 5000 वोट तो अपने हिसाब से ये मूव करा सकता नहीं, और देश का नेता बन बैठा है। इसके गांव के लोग इस पर थू-थू कर रहे हैं। इसके गांव के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, काउंटिंग के बाद इस पर स्पेशल स्टोरी जरूर करूंगा कि इस जिस गांव का है उस गांव में इसके कहने पे बीजेपी के खिलाफ कितने वोट पड़े, ये भी दुनिया को जानना जरूरी है। ये हर बार होता है, हर बार होता है कि जब काउंटिंग हो जाने के बाद जब इन लोगों को लॉकर रूम में रख दिया जाता है, सारे ईवीएम्स को, बाकायदा इसका कानून है, इसका तरीका है कि हर कैंडिडेट अपने लोगों को वहां भेज देते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जहां ईवीएम मशीन को रखा जाता है वहां बाहर हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां मौजूद होते हैं, और जब तक काउंटिंग नहीं होती है दिन रात वहां रुके रहते हैं, और वहां काफ़ी जश्न मनाया जाता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वर्कर्स हैं वो मिलजुल के वहाँ खूब मौज मस्ती ठहाका चलता है। वहाँ पे ये हर जगह होता है, वो कोई पाबंदी नहीं है। बट
लोगों को चिन्हित किया जाता है कि भाई फला फला कैंडिडेट का ये आदमी है, बाकायदा उसको सब कुछ रिलीज किया जाता है, उसको बाकायदा चिन्हित करके उनको अनुमति दी जाती है। ये लोग रहते हैं, कौन सी नई बात है, लेकिन ये जो टेक्निकलिटीज़ है वो लोगों को मालूम नहीं होती। इसलिए ये लोगों की, जिसको कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन की कमी को ये इस तरह के लोग उसका वो फायदा उठाते हैं। जैसे ईवीएम को लेकर के कितना तमाशा किया इन लोगों ने, कोई ये लोगों को मालूम नहीं है। जो लोग, हम लोग इस सारे प्रोसेस को जानते हैं, तो हम लोग लोगों को बताते हैं कि भाई ये बेकार की बेहूदगी वाली बात है। दिमाग खराब जिनका होता है वही वो कह सकते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। 4 बार पॉलिटिकल पार्टीज और उम्मीदवारों को मौका दिया जाता है कि आप ईवीएम की चेकिंग, रीचेकिंग और रीचेकिंग करें, और ये कहना कि भाई वहां गड़बड़ी हो सकती है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मूल चीज जो हर कैंडिडेट करता है, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, कि जब ईवीएम को क्लोज किया जाता है तो क्लोज करने के बाद जितने भी कैंडिडेट के जो वहां पे पोलिंग एजेंट होते हैं, जब आप वोट देने जाते हैं तो कुछ लोग बैठे हुए होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, उम्मीदवार को रिप्रेजेंट करते हैं। वो टिक लगाते हैं कितनी वोट पड़े, क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ मैच करने के बाद सारे पोलिंग एजेंट्स का दस्तखत होता है। वो एग्री कर जाते हैं कि हाँ सब कुछ सही ढंग से संपन्न हो गया, उस पर साइन हो जाता है। उसके बाद ईवीएम को क्लोज किया जाता है, उसको सील किया जाता है। इलेक्शन कमीशन अपना सील लगाती है और हर उम्मीदवार को ये अधिकार होता है कि वो भी अपना धागा या अपना सील जो है उसमें लगा दे। और आजकल तो इसका ज़माना है, आप फोटो खींच लें, और जो काउंटिंग के दौरान जब ये लोग आएंगे फिर वो सील से उस ईवीएम मशीन को वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये सील हमने लगाया था, ये अभी तक इंटैक्ट है। ये राकेश टिकैत जैसे लोग, ये जितने जाहिल हैं, लोगों को उतना ही जाहिल बनाने की कोशिश करने में जुटे रहते हैं। आप क्या करते हो ऐसे? इस तरह की खबरें छपती है। आजकल तो ग्लोबल एज है, आप कह दोगे भाई यहाँ पे तो फासिज्म चल रहा है, तानाशाही चल रही है, इलेक्शन कमीशन तो बेकार है। जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर ही सवाल खड़े कर दोगे, इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर ही सवाल कर दोगे, तो फिर हिंदुस्तान डेमोक्रेसी रही कहाँ? फिर तो चाइना हो जाएगा। ये जो फॉर्मर यूएसएसआर के जो निकले हुए कंट्रीज हैं उस तरह के हो जाएंगे हम लोग, कि जहाँ 97% वोट से जो है जो पार्टियां होती हैं जो सरकार में हैं वो जीत जाती है, जो अपोजिशन के लोग होते हैं उसको जेल में डाल दिया जाता है। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, इसके लिए सरकार के लोग ही अपने लोगों को खड़े कर देते हैं कि ये लोग नई पार्टी आ गई, 97% वोट से वो जीतते हैं। तो ये तमाशा बंद होना चाहिए और कुछ लोगों को पीआईएल करना चाहिए कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर अनर्गल आरोप लगाने का जो ये अनर्गल बात है, आप कोई लॉजिकल बात कहो जिसका कोई प्रावधान नहीं है। अगर ऐसा होता कि भाई ईवीएम मशीन को जहां रखा जाता है वहां किसी की पहुंच नहीं हो, और मैं आपको एक बात और बता दूं, ईवीएम मशीन जैसे ही उस जगह पे पहुंचता है 24/7 बिना किसी रुकावट के उसकी वीडियोग्राफी होती है। ये मैंडेटरी है। गड़बड़ कहां से हो जाएगा? ये तमाशा करने में लगे हुए लोगों को बरगला करके, लोगों को उकसा करके, और वैसे वैसे दलाल पत्रकारों की फौज होगी। राकेश टिकैत ने ये कह दिया, गड़बड़ी हो गई, कुछ भी हो सकता है। ये सब बेकार की बातें हैं और इस तरह के अफवाहों के ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, तो अब आखिरी खबर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी सपा के लिए चुनाव प्रचार करने कल वाराणसी पहुंची। शहर में पहुंचते ही जगह जगह पर दीदी का विरोध करने का सामना हुआ। ममता वापस जाओ के नारे भी लगे। वहां ममता बनर्जी घाट पर गंगा आरती देखने गई। घाट में आरती स्थल पर ममता बनर्जी के पहुंचते ही बीजेपी के समर्थक मोदी मोदी का नारा लगाने लगे, जिसे वो नाराज दिखी। डॉक्टर साहब, क्या उनको वाराणसी आना महंगा पड़ गया? भाई उनको उनकी ही दवाई दी गई है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी
शेयर गुंडागर्दी की वजह से वहां पे सरवाइव करती है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को खत्म कर देना, पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ऊपर अत्याचार करना, ये ममता बनर्जी की राजनीति का अहम पहलू है। मैं बार बार कहता हूँ, ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है, ठीक है, स्वागत है, हर व्यक्ति को ये सपना देखने का अधिकार है। हिंदुस्तान के अंदर में डेमोक्रेसी है, लेकिन हकीकत यही है कि ममता बनर्जी यूपी के अंदर एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकती। यही इनकी साख है। बनारस में जब वो बैठी हुई थी घाट के ऊपर, तो 2-3 लोग जो कलकत्ता से आए हुए थे साथ में, वही आसपास नजर आ रहे थे, कोई उधर ध्यान भी नहीं देख रहा था कि ये कौन आ गई। लोग तो ये पूछ रहे थे भाई क्यों आ गई। जिस यूपी को आप गुंडा प्रदेश कहते हो, यहां के लोगों को गालियां देते हो, आउटसाइडर कहती हो, आप वहां आएंगे तो आपका इज्जत होगा। और बिना यूपी के आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देखें तो ठीक है, सारे लोग देख सकते हैं। जिस तरह से कलकत्ता में कोई दूसरा दुकानदार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, उसे ममता बनर्जी का भी सपना है। लेकिन जिस तरीके से उनका विरोध हुआ, वो विरोध होना ज़रूरी था। उनको ये बताना ज़रूरी था कि पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान नहीं है। पश्चिम बंगाल में तो आपकी गुंडागर्दी, आपकी दादागिरी, आपके जो मुस्लिम जिहादी जो वर्कर्स हैं, वो तो उत्पात मचा सकते हैं और बंगाल के लोग उसको बर्दाश्त कर सकते हैं मजबूरी में। उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेश में आपकी ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी जो है वो चलने वाली बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अब तक 5 चरणों का चुनाव हो चुका है। छठे चरण के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में कुल 676 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो जाएगा और अब वो दिन दूर नहीं जब जनता की पसंद सबके सामने आ जाएगी। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।